और चलिए अब सीधा रुख कर हम चित्रकूट का। चित्रकूट जहां नानाजी देशमुख की 15वीं पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहां मौजूद रहने वाले हैं। उनका स्वागत किया है। यहां पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां इस वक्त चित्रकूट पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नानाजी देशमुख की 15वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया है जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सभी गृह मंत्री अमित शाह को पुष्पगुच्छ भेंट कर रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। तो चित्रकूट से ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां स्वागत किया है तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देश के गृह मंत्री अमित शाह का। तस्वीरें मंच से आपको दिखा रहे हैं जहां श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद है मंच पर। संस्थान के कोषाध्यक्ष श्री वसंत पंडित जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, दीनदयाल शोध संस्थान में हमेशा आपका सहयोग रहा है। पिछले कई वर्षों से आप हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहे हैं। श्री विनीत श्रीवास्तव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी का स्वागत करेंगे। संस्थान की प्रबंध समिति की सदस्य श्रीमती अनुजाताई बर्जरे, माननीय मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागली जी का स्वागत करेंगी। डॉक्टर अनिल जायसवाल से आग्रह करूंगा कि आदरणीय वीडी भाई साहब का स्वागत करेंगे। खजुराहो से सांसद है, प्रदेश भाजपा के यशस्वी अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल जायसवाल जी, श्री विश्वदत्त शर्मा जी का स्वागत करेंगे। संस्थान के सचिव श्री राजेश महाजन जी से आग्रह है कि हमारे यशस्वी सांसद और दोस्त मानूंगा उनको, तो मैं यहाँ का हमेशा हम लोगों के साथ सहयोग रहता है, श्रीमान गणेश सिंह जी का स्वागत करेंगे अपने संस्थान के सचिव श्री राजेश महाजन जी। चित्रकूट भगवान राम की, माता सीता की और लक्ष्मण भैया की यहाँ पर तपोस्थली रही। 14 वर्ष का वनवास काल का 11.5 वर्ष भगवान ने यहाँ पर बिताया और ये कामतानाथ स्वामी है यहाँ पर, सुमेरु पर्वत का उनको माना जाता है। और जाते समय भगवान राम उनको कामत यानी कि कामना पूर्ति की आशीर्वाद देके गए थे। और जैसा माना जाता है कि चित्रकूट में आकर भगवान कामतानाथ जी की कोई परिक्रमा कर ले या उनका ध्यान कर ले तो उनकी मन की इच्छाएं पूरी होती है। तो ऐसी 52 पुण्य भूमि है जहाँ श्रद्धेय नानाजी ने भूमि बनाया और जैसा मैंने आपको बताया देश की पहली ग्राम विद्यालय और एक बड़ा स्वावलंबन का काम खड़ा किया। मैं आग्रह करूंगा दीनदयाल शोध
नरेश कुमावत जी से ये आग्रह है वो आप मंच पर आए। दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का अनावरण मैं अपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करूंगा कि पुनीत सोहल जी और अशोक सोनकुसरी जी और नरेश कुमावत जी को थोड़ा सम्मानित करें। आग्रह मेरा टीम का। और साथ में नरेश कुमावत जी अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का प्रतिमा भी लेके आए हैं, वो भी प्रदान करेंगे। अशोक सोनकेसरी जी आप आगे जाएं। मोबाइल प्रख्यात मूर्तिकार अपने प्रख्यात कलाकार सुहास बहुलकर जी, उनका भी परिकल्पना रही है और अभी वो विदेश में है। देश के बहुत विख्यात आर्टिस्ट हैं, अभी नहीं हो पाए तो अशोक सोनकुसरी जी उनके सहायक हैं, वो ग्रहण कर रहे हैं अपना सम्मान। नरेश कुमावत जी पिलानी से हैं और बहुत अच्छी मूर्तियां बनाते हैं देश भर में। माननीय गृह मंत्री जी द्वारा एक हनुमान जी की प्रतिमा का सलकनपुर में हुआ, वो भी उन्होंने बनाई थी। वो माननीय गृह मंत्री जी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अपनी ओर से बनाई हुई छोटी एक रेप्लिका दीनदयाल जी की वो भेंट करेंगे। ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक प्रतिमा भेंट करेंगे। पूज्य संत मुरारी बापू को हनुमान जी की प्रतिमा और पूज्य अचलानंदाचार्य स्वामी जी को भी एक हनुमान जी की प्रतिमा उनकी ओर से प्रदान की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, माननीय गृह मंत्री जी का। यादव जी से कि वो अपना उद्बोधन हम लोगों के बीच में दें। माननीय मुख्यमंत्री जी। दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट के धाम में आज हमारे बीच यशस्वी गृह मंत्री, जिनकी हमने संसद में कश्मीर से लगा करके बड़े बड़े ऐसे विषयों के लिए जो सशक्त बात देखी है, मैं अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान अमित शाह जी, यशस्वी गृह मंत्री, यशस्वी परम पूज्य मुरारी बापू महाराज साहब, आपको भी प्रणाम करता हूं। पूज्य संत, आपका एक अलग प्रकार का अलौकिक अपनी जीवन शैली भी है और आशीर्वाद भी आपका मिलता है और प्रवचन के माध्यम से हमको भक्ति गंगा में ऐसे रस गंगा की तरह स्नान कराते हैं कि आनंद में डूब जाते हैं। सेनाचार्य परम पूज्य अचलानंद जी महाराज साहब, आपको प्रणाम करता हूं। मेरे साथ मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, श्रीमान निखिल मुंडले जी, कार्यकारी अध्यक्ष दीनदयाल संस्थान, माननीय मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, माननीय सांसद श्रीमान गणेश सिंह जी, माननीय सांसद और अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, अभी अभी जिनने विस्तार से अपने संस्थान की सारी बातें रखी, श्रीमान अतुल जैन जी, प्रधान सचिव, सभी संत वृंद, माताएं बहनें, आमंत्रित अतिथिगण, जिस कारण से हम यहाँ हैं, ये कितना सुखद संयोग है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। नानाजी से मैं न केवल स्वयं भी मिल चुका हूँ, बल्कि मैं उनके ऐसे सारे कामों से विद्यार्थी परिषद के समय से यहाँ आता जाता रहा हूँ और नानाजी के जीवन को पढ़ते हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि सच में नानाजी जैसा व्यक्तित्व का होना अपने आप में ये हम सबके लिए सदैव एक अलग से प्रेरणा पुंज के नाते से जाने जाएंगे। नानाजी जब राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं तो राजनीतिक क्षेत्र के उस दौर में भी नानाजी की अपने आप में पहचान होती है
और अपनी सीमा मर्यादा क्या होती है। नानाजी हमको आपातकाल में ध्यान में आता जब मोरारजी देसाई उनको अपने मंत्रिमंडल में स्थान देते हैं और वो ना बोलते हैं। ये हमें उतना ही आनंद देता है जब हम उनको 1972 में दीनदयाल शोध संस्थान के माध्यम से नानाजी के नवाचार इतने प्रकार के हैं, इतनी तरह से एक कृति की बात करें। मुझे गर्व है कि आज इस पूरे विषय पे बात रखने के लिए यशस्वी माननीय गृह मंत्री जी हमारे बीच पधारे। मैं उनका वाकई सुनना भी चाहूंगा, क्योंकि आप ये माननीय अमित जी का हमने एक रूप प्रशासनिक दक्षता का सरदार पटेल की याद दिलाने वाला देखा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है वो अपना ये रूप अपने बीच में है, लेकिन विषयों पे खास करके ऐसे प्राचीन पुरातन और समकालीन ऐसे विषयों पर आपकी जो रुचि है, विक्रमादित्य हो, दुर्गादास महाराज हो, दुर्गादास जी का हम तो वीर शिरोमणि उनका बात हो, राजा भोज का काल हो, कोई विषय हो कि माननीय अमित शाह जी का वो रूप वास्तव में जो उनका अध्ययन का स्वभाव है, ऐसे में समझता हूं कि मैं जब बोलना जल्दबाजी हो जाएगी और हम भी सुनने आए। वास्तव में माने भाई साहब, मैं भी नाना जी को आपसे सुनने आया हूं। आपका जो विषय प्रस्तुतिकरण का अपने आप का रोचक अंदाज भी है, लेकिन तथ्य और विशाल विषय की गंभीरता भी है। मैं मान के चलता हूं गहराई से बात रखने के लिए मैं एक दो बात जरूर देखूंगा। जो नानाजी के छात्रावास के साथ जो कल्पना की गई कि जिनके अपने संतान नहीं है और वो उन बच्चों के साथ उनकी व्यवस्था में जोड़ते हैं, ये गांव के अंदर स्वावलंबन की कल्पना करते हैं कि गांव में ग्राम शिल्पी की भाव या ऐसे पिछड़े क्षेत्र में जो डकैतों से घिरा हुआ है, ऐसे में ये सेवा के काम का संकल्प करना। चित्रकूट वास्तव में वैसे तो भाई साहब मेरी भी ससुराल रीवा है, लेकिन इस क्षेत्र में आने के लिए थोड़ा डर लगता था, लेकिन नानाजी ने संकल्प लेकर के इस पूरे तीर्थ धाम को जीवंत करने का काम किया। वाकई वो अद्भुत है। मैं पुनः अपनी ओर से आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ऐसी पुण्य आत्मा जिनको 15 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी जैसे अतुल जी ने बताया कि गांव से लोग निकल करके उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए अपनी भोग प्रसाद में अपनी भूमिका अदा करके धन्य हो रहे हैं। वाकई वो मानव नहीं महामानव है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। सच्चे अर्थों में भारत रत्न की उपाधि दे करके उन्होंने अपने नानाजी के उस व्यक्तित्व को समाज तो क्या दुनिया के सामने ला करके खड़ा किया। वाकई वो अद्भुत निर्णय था। मेरी अपनी ओर से पुनः वंदन अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं आपके और सम्माननीय गृह मंत्री जी के बीच में ज़्यादा समय नहीं लेते हुए माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने उद्बोधन से हम लोगों को मार्गदर्शित करें। माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी। मंच पर उपस्थित परम पूज्य मुरारी बापू जी, स्वामी श्री असलानंदाचार्य जी महाराज, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी गृह मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र जी, बहन प्रतिमा बागरी जी, श्री निखिल मुंडले जी, सांसद और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, मध्य प्रदेश सतना के सांसद श्रीमान गणेश सिंह जी, श्री अतुल जैन जी, उपस्थित सभी संतगण और आज के सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, राम राम। आज यहां पर 3 कार्यक्रम एक साथ आयोजित किए गए हैं। एक तो श्रद्धेय नानाजी की 15वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है। दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का लोकार्पण है और राम दर्शन
राम के जीवन कवन पर एक सुंदर प्रस्तुति जो बनाई गई है उसके भी लोकार्पण का कार्यक्रम है। मैं जब यहां चित्रकूट आया हूं तब भगवान कामतानाथ को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, हम आज नाना जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित आए हैं। नाना जी जैसे महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देना ये अपने आप में कितना उचित है वो मुझे मालूम नहीं है। कुछ लोगों के जीवन ऐसे होते हैं वो कुछ वर्षों तक नहीं युगों तक अपना असर छोड़ते हैं और युग को परिवर्तनकारी बनाने का काम करते हैं। नानाजी देशमुख उसमें से एक। नानाजी बचपन से ही महाराष्ट्र में जन्मे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने, उत्तर प्रदेश को कार्यक्षेत्र बनाया, भारतीय जनसंघ के जनरल सेक्रेटरी बने, नेता बने और दीनदयाल जी के साथ रहकर उत्तर प्रदेश में जनसंघ की नींव डालने के लिए एक एक खंड प्रखंड तक प्रवास करने का काम नानाजी ने किया। बहुत लंबा जीवन जिए, शतायु हुए, मगर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण दोनों भारत माता को अर्पित कर कर अपना शतायु का जीवन जिया। पूरे देश के राजनीतिक इतिहास में देखें तो राजनीति में रहते हुए भी अजात शत्रु दुनिया छोड़कर जाना बड़ा कठिन है। मैंने मेरे जीवन में नाना जी के लिए कोई गलत बात करते हुए किसी को नहीं सुना है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का। राजनीति में रहते हुए सर्व स्वीकृति लाना भी बड़ा कठिन है। राजनीतिक उद्देश्यों से भी विरोध करना पड़ता है, परंतु इतने लंबे जीवन में किसी ने नाना जी का विरोध करने का साहस नहीं किया, विरोध करना उचित भी नहीं माना। एक प्रकार से कला का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के साथ संपर्क भी बनाया, वो क्षेत्र की स्वीकृति भी प्राप्त की और सम्मान भी प्राप्त किया। एक जीवन में इतना सारा करना मुझे लगता है बहुत कठिन। और राजनीतिक क्षेत्र में तो विशेषकर जनता कई नेताओं को राजनीति छुड़वाती है। नानाजी ने केवल और केवल 60 की आयु में, जब जनता पार्टी अधिकार में थी, तब निर्णय किया कि 60 साल हो गए, बाकी का जीवन एकात्म मानववाद को जमीन पर उतारने के लिए व्यतीत करेंगे। वो राजनीति में भी जल कमलवत रहे। कोई बुराइयां अपने को छूने नहीं दी और पूरा जीवन बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहे। उन्होंने राजनीति के अंदर अपने व्यवहार से, अपनी कर्मठता से और अपने संस्कार से कई सारे
ऐसे सिद्धांत प्रस्तापित किए जो आने वाली एक सदी तक देश के लिए राजनीति करने वाले राजनीतिज्ञों के लिए आदर्श सिद्धांत बनकर रहेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। एक ही कालखंड में दो महापुरुष भारतीय जनसंघ ने देश की राजनीति को दिया। दोनों का जन्म 1916 में हुआ। नानाजी देशमुख और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जब देश आजाद हुआ था, देश की नीतियां बन रही थी और जो भारत को मानते हैं, भारत को जानते हैं, भारत का सम्मान करते हैं, वो सभी लोग आश्चर्यचकित होकर आजाद हुए देश की नीतियों को देख रहे थे। बड़े दुख के साथ देख रहे थे, बड़ी चिंता के साथ देख रहे थे, क्योंकि देश की विदेश नीति हो, देश की अर्थनीति हो, देश की कृषि नीति हो, देश की शिक्षा नीति हो, एक भी नीति में हमारे चिर पुरातन राष्ट्र की मिट्टी की सुगंध नहीं। पश्चिम से उठाए गए सिद्धांतों को हिंदीकरण कर नीति बनाने का संतोष जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की सरकार लेती थी। उस वक्त पंडित दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद इस सिद्धांत प्रस्तापित कर हमारा आर्थिक दर्शन कैसा हो, हमारा विदेश नीति कैसा हो और हमारा विश्व को देखने का, विश्व बंधुत्व के आधार पर हमारा नजरिया कैसा हो, वो सिद्धांत प्रस्तापित किया। और वो सिद्धांत आज भारत को सर्व विश्व में श्रेष्ठ बनाने की दिशा में आगे ले जा रहा है। भारत के विकास के मॉडल को पंडित दीनदयाल जी ने अंत्योदय के नाम से रखा। विकास की पंक्ति में जो अंतिम खड़ा है, जब तक इसका विकास नहीं होता, विकास कितना भी हो जाए उसके मायने नहीं रहते। अंतिम व्यक्ति का विकास ये राष्ट्र के विकास का परिचायक होना चाहिए और विकास होना भी चाहिए, मगर विरासत को साथ में रखकर करना चाहिए। हमारा जो है उसको आगे बरकरार रखकर आगे बढ़कर विकास करना चाहिए। और ये दोनों सिद्धांत, मैं बड़ी बड़ी बात बता रहा हूं क्योंकि मैं नाना जी के रेफरेंस में बात कर रहा हूं। एकात्म मानववाद के दोनों चीजों को बहुत सारे लोग एक आदर्श विचार मानते थे, मगर मनोमन कहते थे, कुछ मुखर कर कहते थे, इसको जमीन पर कैसे उतारना, ये संभव ही नहीं। 50-60 करोड़ गरीब लोगों के विकास को एक साथ लेकर अगर राष्ट्र का विकास करने चलेंगे तो राष्ट्र ही तो दुनिया की सापेक्षता में पीछे पड़ जाएगा। ये यक्ष प्रश्न ये विचारधारा पर खड़े होते थे। और नाना जी ने जब राजनीति छोड़ा, तब ग्रामोत्थान के माध्यम से अंत्योदय के सिद्धांत को जमीन पर उतारने के लिए चित्रकूट को उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया। और आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो नाना जी ने किए हुए असंख्य प्रयोग, जो देखने में तो छोटे छोटे थे, मगर वो प्रयोगों ने भारत भर के गांव का दृश्य परिदृश्य बदलने का काम किया है। भारत के हर गरीब को अपनी मूलभूत सुविधाएं से युक्त करने की प्रेरणा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को दी है। और आज एक 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 60 करोड़ गरीबों को घर में शौचालय, पीने का पानी, गैस का सिलेंडर, 5 किलो अनाज, घर में बिजली और 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं
एक 10 साल के अंदर मिली। और ग्रामीण विकास का जो प्रकल्प नानाजी ने आगे बढ़ाया, आज देखते हैं कि गांवों को गोकुल गांव बनने की दिशा में आगे बढ़ाने का काम हो रहा है और इसको जमीन पर उतारने का भी काम। इसका सबसे पहला चिंतन, मनन और क्रियान्वयन अगर किसी ने किया था तो वो नानाजी ने किया था। दीनदयाल शोध संस्थान के साथ मैं भी कुछ सालों तक जुड़ा रहा हूं और मेरे जुड़ने का कारण दीनदयाल शोध संस्थान की मासिक पत्रिका मंथन था। भारतीय जनता पार्टी और पूरे परिवार की विचारधारा को जितनी स्पष्टता से मंथन के अंदर व्याख्यायित किया गया, मैं मानता हूं वो मंथन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए वेद और उपनिषद से जरा भी नीचा स्थान नहीं रखता। भारतीयता को बरकरार रखते हुए हमारी कृषि कैसी हो, भारतीयता को बरकरार रखते हुए आधुनिक से आधुनिक शिक्षा भारत में कैसे लाया जाए और भारतीयता को बरकरार रखते हुए वसुदेव कुटुंबकम के विचार को समग्र विश्व के अंदर कैसे प्रस्तापित किया जाए और अंत्योदय के आधार पर इस देश का विकास कैसे। कई सारी देश की समस्याओं को नानाजी के नेतृत्व में बने एक वैचारिक समूह ने मंथन के माध्यम से देश भर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए रखने का काम किया और आज भी मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के लिए ढेर सारी पहेलियों का रेफरेंस बुक अगर कोई एक है तो वो पुराने मंथन के अंक है। इसके माध्यम से ही कई सारी समस्याओं का समाधान होता है। भाइयों बहनों, नानाजी कुशल संगठक थे। जब इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल लगाया, लोकतंत्र पर और लोगों की स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया, ढेर सारा विपक्ष बिखरा बिखरा था, मगर जन चेतना थी, जन चेतना जागरूक हो गई थी। 19 महीनों के बड़े संघर्ष ने लोगों को डिक्टेटरशिप के खिलाफ खड़ा कर दिया था। लोग जनतंत्र को, लोकतंत्र को बचाना चाहते थे। चुनाव हुआ, इंदिरा जी का घोर पराजय हुआ, लोकतंत्र की विजय हुई। दुनिया भर के राजनीतिक पंडित सोच रहे थे कि अब क्या होगा, ये सब बिखर जाएंगे, मगर जेपी के साथ रहकर नानाजी उन चुनिंदा नेताओं में थे जिन्होंने जनता पार्टी की रचना में बहुत बड़ी भूमिका अदा की और एक पहली गैर कांग्रेसी सरकार इस देश में अस्तित्व में आई और लोकतंत्र आगे बढ़ गया। कई बार एक छोटा सा काम देश को बहुत बड़े संकट से बचा लेता है। जनता पार्टी की रचना के वक्त मैंने कई वरिष्ठ जनसंघ के नेताओं से सुना था, आज भी कह रहे हैं कि जब जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ, ढेर सारे लोग अपने युवा बेटे की मृत्यु जितना शोक कर रहे थे, मगर उस वक्त नानाजी ने दल नहीं, राष्ट्र प्रथम का निर्णय और राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रस्तापित कर जनता पार्टी बनाने का काम किया। और उसके बाद से आज तक किसी की हिम्मत नहीं है कि आपातकाल लगाए।
वो जो उदाहरण प्रस्तापित हुआ, वो उदाहरण ने देश के लोकतंत्र को एक बहुत बड़ी ताकत देने का काम किया। उसी चुनाव में नानाजी बलरामपुर से जीते, बलरामपुर की महारानी के खिलाफ चुनाव लड़े और जीते। जीतने के बाद बड़ी विनम्रता से महारानी के घर पर जाकर कहा, आपकी जनता ने मुझे चुना है, मेरा सहयोग करेगा, हम दोनों मिलकर बलरामपुर का भला करने के लिए काम करेंगे। ये उदात्त भावना राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हर कार्यकर्ता, हर नेता के लिए पथ प्रदर्शक है। वही रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। नानाजी के समग्र व्यक्तित्व को देखे तो पूरा जीवन संघ के संस्कारों से संस्कारित रहा। इसके साथ साथ तिलक महाराज का राष्ट्रवाद और गांधी जी का ग्राम स्वराज, ये तीनों का अद्भुत मेल अगर किसी एक व्यक्ति में देखने को मिलता है तो वो व्यक्ति का नाम नानाजी देशमुख है। और इसीलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उनको राष्ट्र ऋषि की उपाधि दी कि एक राष्ट्र ऋषि की भांति नानाजी ने कांतिमय जीवन जिया है और कई लोगों के जीवन में कांति का प्रसार करने का काम किया है। और मैं मानता हूं कि अब्दुल कलाम जी ने ठीक ही उपाधि दी थी। और जैसे ही पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जरा भी देर करे बगैर नरेंद्र मोदी जी ने नानाजी को भारत रत्न की उपाधि देने का भी काम। कई बड़े बड़े व्यक्ति बड़ी उपाधि से अलंकृत होते हैं और कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी प्रसिद्धि ज्यादा नहीं होती, मगर उपाधि उनको मिलने से उपाधि अलंकृत होती है। वो नानाजी उसमें से एक। मैंने नजदीक से नानाजी को देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है उसको ये सारी चीजें समझना बड़ा कठिन है। आज की राजनीति में कहीं स्टेज पर स्थान एक की जगह 2 नंबर का मिल जाए और फोटो में बीच में कोई आ जाए तो भी सुबह सुबह अखबार देखकर मन खट्टा हो जाता है। स्वयं राजनीति छोड़कर 60 साल से 100 साल के 40 साल का सुदीर्घ काल तिल की तरह अपने आप को घिसते 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 राष्ट्र की सेवा में लगाना, ये उत्कृष्ट राष्ट्रभक्ति कभी न खत्म होने वाली राष्ट्रभक्ति हो तभी हो सकता है। और वो नानाजी ने कर कर दिखाया है। आज हजारों की संख्या में सरस्वती शिशु मंदिर ढेर सारे बच्चों के जीवन में शिक्षा और संस्कार दोनों देने का काम करे। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि गोरखपुर में सबसे पहला सरस्वती शिशु मंदिर सम्मानीय नानाजी ने बनाया था और वो नींव आज एक बहुत बड़ी वटवृक्ष बन चुकी है। और नानाजी ने पूरा जीवन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को चरितार्थ करने के लिए, लोकप्रिय करने के लिए किया। और मित्रों, आज हम सब नानाजी की ही कर्मभूमि चित्रकूट धाम में, जिस भूमि को प्रभु श्री राम
और गोस्वामी तुलसीदास जी ने पावन किया, इस भूमि पर आज नाना जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज यहां पर मैं दीनदयाल शोध संस्थान को बहुत बहुत साधुवाद इसलिए देना चाहता हूं कि आज उन्होंने यहां पर डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी का भी मूर्ति प्रस्थापित करने का काम किया है। जैसा मैंने पहले कहा, काफी लोग चिंतित थे, उद्वेलित भी थे, दुखी भी थे, दुख से भी आगे विषाद में थे कि देश किस ओर चल पड़ा और बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। उस वक्त भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक दीनदयाल जी थे। इन्होंने नेता के आधार पर चलने वाली पार्टी नहीं, संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी की कल्पना रखी और राजनीति का आधार अपनी पार्टी का विस्तार नहीं हो सकता है, अपनी विचारधारा हो सकती है जो देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। वो भारतीय जनसंघ की स्थापना में दीनदयाल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने हमारे सारे सिद्धांतों को, हमारे सारे विचारों को आकार देने का काम किया। एकात्म मानववाद का सृजन किया और व्यक्ति से समष्टि तक की पूरी यात्रा को इसके अंदर समाहित किया और एक पूर्ण दर्शन राष्ट्र के विकास का, समाज के विकास का और व्यक्ति के विकास का हम सब के लिए छोड़ कर गए। और दीनदयाल जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ रहकर बोया हुआ वो बीज आज बहुत बड़ा वटवृक्ष बना है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर भारत को समग्र विश्व में हमारे ज्ञान को, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को प्रस्थापित करने का काम कर रहा है। आज मैं जब यहां आया हूं तब ये चित्रकूट धाम सब भारतवासियों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। प्रभु श्री राम ने सबसे ज्यादा समय अपने वनवास में कहीं बिताया तो यहीं बिताया। यहां कामता नाथ स्वयं विराजमान है। महर्षि भारद्वाज, वाल्मीकि, अत्रि, कुछ समय अगस्त्य भी, ये सब ने इस ऊर्जावान भूमि पर रहकर विश्व कल्याण के लिए चिंतन किया है। आज उसी भूमि पर नाना जी की कर्म भूमि पर मैं नाना जी को श्रद्धांजलि देने आया हूं और दीनदयाल जी की जो प्रतिमा प्रस्थापित की है, दीनदयाल जी के प्रति भी मेरा सम्मान व्यक्त करने आया हूं। आज हम सब नाना जी के पूरे जीवन कार्य को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत लंबे समय तक नाना जी और दीनदयाल जी ने अपने काम का संदेश, अपने विचारों का संदेश और हमारे सिद्धांतों को जो आकार देने का काम किया है, वो न केवल भारतीय जनता पार्टी, राजनीति में काम करने वाले हर कार्यकर्ता का मार्गदर्शन करते रहेंगे। फिर से एक बार ये दोनों महापुरुषों को और विशेषकर क्योंकि आज उनका पुण्यतिथि है, श्रद्धेय नाना जी को हृदय पूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात पूर्ण करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, आज के दिन जैसा मैंने पहले भी बताया कि आसपास के गांवों के सभी लोग मिलकर एक भंडारा प्रसाद का आयोजन करते हैं। वो आयोजन पूज्य संतों के प्रसाद से शुरू हो चुका है और लगभग 15 से 20 हजार लोग इकट्ठे होते हैं। बगल में भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। आप यहाँ पधारे हमारे आग्रह पर और आपका जो शाश्वत उद्बोधन हुआ उससे हम लोगों को मार्गदर्शन और नाना जी के जो कुछ अन्य पहलू थे, जो आपका व्यक्तिगत अनुभव था, वो आपने हम लोगों के साथ शेयर किया।
आपका बहुत बहुत आभार। मैं आग्रह करूंगा पूज्य संत मुरारी बापू जी से कि वो पधारें चित्रकूट में। वो हमेशा आते रहते हैं, सतत रूप से उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है। नानाजी से भी उनका गहरा संबंध रहा हमेशा से। आज वो हमारे बीच में हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा वो पधारें और हम लोगों को अपना आशीर्वचन प्रदान करें।